किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। विषय है कृषि का, और उस कृषि का जो आपके जीवन में खुशियां ले आए, जो कृषि को उत्तम व्यवसाय का दर्जा दिला दे, जो कृषि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेके चले, वो कृषि जो कहे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो उस विषय की मैं बात करता हूँ। मित्र, क्या है कि अगर मैं कृषि के सत्य को, अपने जीवन के सत्य को ठीक से स्वीकार कर लेता हूँ एक बार कि नहीं, बात तो ये है कि सत्यता तो यही है, तो फिर मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। और अगर मैं सत्य को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करता हूं तो फिर मैं रास्ते से भटक जाता हूं। कृषि इस मानव जीवन की सच्चाई है, और कृषि इंसान को करनी है। और इस कृषि करने में जब इंसान कृषि करता है तो देखिए, मैंने कई बार बोला आपको कि संसार में हम सबसे पहले नहीं आए थे। परमात्मा ने सबसे पहले पंच महाभूतों की रचना की। पंच महाभूतों ने मिल करके नाना प्रकार की वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं की रचना की, और तब कहीं जाके मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसको ज्ञान का अवतार कहा गया। प्रारंभ में जब आबादी कम थी तो पशुओं की भांति हम भी जो है अपना जलाशय में मुंह लगा के पानी पी लेते थे, और कंद मूल फल खाते थे जो परमात्मा ने दिया था। धरती पर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, दूसरा हमारा सिविल सोसाइटी का मनुष्य जब विकसित हुआ तो विकसित मनुष्य की ख्वाहिशें बढ़ गईं। तो हमने खेती को सिस्टेमेटिक, खेती पहले हमारी हैब्जर्ड वे में थी कि मतलब मनुष्य के नज़रिए से हैब्जर्ड वे में थी। वैसे तो खेती परमात्मा ने तो संपूर्ण व्यवस्था बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाई थी, लेकिन मेरी समझ में थोड़ा सा आड़ लगती थी। उसको मैंने इतना सुधारा, और लेटेस्ट 100-125 साल से तो सुधार की मैंने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसमें सारा डिस्टरबेंस हुआ है। कुछ गलतियां जाने अनजाने हुई, और अब पिछले 40-50 साल से गलती जानबूझ के की जा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर व्यवसाय में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर आ गए जिनको करोड़पति बनना है। अब एग्रीकल्चर में करोड़पति बनने के लिए तो साधन क्या है? किसान। साधन है उसकी ज़मीन, साधन है प्रकृति। तो किसान को लूट करके, नेचर को लूट करके ही हम करोड़पति बन पाएंगे, अन्यथा कृषि में ऐसा कोई विषय नहीं है। खेती तो जीवन की खुशियों का विषय, आनंद का विषय है, हेल्थ का विषय है। आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी फसल उगाएंगे, अच्छा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराएंगे। ठीक है ना? तो आज का विषय मेरा ये है कि क्या ज़मीन में जब हम फसल बोते हैं तो इनको उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है? तो आज की तारीख में तो हर व्यक्ति कहेगा जी हाँ, पड़ती है। बिना हम उर्वरक के कोई फसल बो ही नहीं सकते। अब यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ कि जिस खेत में आप फसल बोते हो, कौन सी फसल बोते हो, कौन सी फसल में कितने उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है, किस फसल में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप पाओगे कि अगर इस ज़मीन में मैं चना बोता तो हमको थोड़ी सी डीएपी की ज़रूरत पड़ती, और जब इस ज़मीन में मैंने गेहूं बोया है तो हमें ज़्यादा डीएपी और यूरिया की ज़रूरत पड़ रही है। चने को नहीं पड़ रही, गेहूं को पड़ रही है।
एक चीज़। दूसरी चीज़, जो 60 साल के 55 साल के लोग हैं वो ज़रा दिमाग दौड़ाएं अपना। यही ज़मीन थी ठीक 40 साल पहले, 50 साल पहले, इसी ज़मीन पर हम जब चना बोते थे, जौ बोते थे, मटर बोते थे, मसूर बोते थे, कोई भी फसल बोते थे, तो उस ज़मीन में हम पलेवा नहीं करते थे। यानी बारिश अगर सितंबर में ख़त्म हो गई बारिश, तो बारिश की नमी इतनी रहती थी कि हम अक्टूबर में खेत जोत के मसूर, चना, राई बो देते थे। अब हमको पलेवा करनी पड़ती है। पहले बिना पलेवा के बोते थे और बिना एक सिंचाई के काट भी लेते थे। अब एक बीच में पानी भी देना पड़ता है। पहले हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देते थे, तब भी हमारा चना अच्छी मात्रा में पैदा हो जाता। आज अगर फर्टिलाइजर DAP नहीं देंगे तो आज वो उतना पैदा नहीं होगा। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि आज के ठीक 40, 50, 60 साल पहले हमारे आपकी जो ज़मीन थी ना, वो उस थोड़ा जिंदा दिल थी, मतलब वो थोड़ा फर्टाइल थी, उसमें ह्यूमस ज़्यादा था। तब खेत की मेड़ भी थी, खेत की मेड़ पर पेड़ भी थे, बारिश भी कुछ आज से ज़्यादा ही होती थी। अब खेत की मेड़ कट गई, खेत के मेड़ के पेड़ कट गए, अब थोड़ी सी बारिश भी कम होने लगी। और चूँकि 30-40 साल का जो अंधी दौड़ का सफ़र था, उसमें मैंने ना तो हरी खाद बोया, ना उस खेत को परती छोड़ा, और यूरिया DAP देता चला गया, तो हमारा खेत खराब हो गया। अब जब खेत की फर्टिलिटी ख़राब हुई, खेत की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वीक हुई, खेत की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वीक हुई, फिर खेत की तत्वगत केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब हुई, तो एक चीज़ बताइए आप, जैसे एक मनुष्य है और मनुष्य बीमार हो जाए, तो अभी तो केवल वो दाल रोटी खा के काम चल रहा था उसका। मतलब अभी एक सामान्य मनुष्य सामान्य जीवन में वो 40 रुपये 35 रुपये का भोजन खाता है। वो बीमार हो जाएगा तो क्या करेगा? तो 30 रुपये का तो खाना खाएगा और 300 रुपये की दवाई खाएगा रोजाना। अब हम इलाज करा रहे हैं इंसान का, कि हमारे घर का एक सदस्य बीमार हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा, दिल्ली चलेगा, बम्बई चलेगा, और इलाज में पूरा फैमिली बर्बाद है, दौड़ रही है। हमारे चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि इस बीमारी की दवा ये है, इस बीमारी की दवा ये, इस बीमारी के लिए करना है। आज की तारीख में कोई दुनिया में ये क्यों नहीं सोच रहा यार कि आदमी बीमार क्यों हो जाता है? अगर मैं ये सोचूं कि पहले तो कोई बीमार नहीं होता था, मतलब होते थे, लेकिन ऐसी खतरनाक बीमारियां पहले नहीं थी। आज तो ये खतरनाक बीमारियां घर घर में घुस गई। ठीक इसी प्रकार पहले यार फसल को उर्वरक की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? पहले फसलों में बीमारी क्यों नहीं लगती थी? पहले फसलों में कीड़ा क्यों नहीं लगता था? पहले फसलों में सिंचाई क्यों नहीं करनी पड़ती थी? अब क्यों करनी पड़ती है? जब यहाँ से मैं सोचना शुरू करूँगा तो हमको रास्ता मिलेगा, अन्यथा हमको रास्ता नहीं मिलेगा। अन्यथा की दशा में क्या है? अभी तक लोगों ने आपको, रासायनिक खेती वालों ने ये उर्वरक, वो उर्वरक, मिट्टी की जांच और ये जैव उर्वरक, है ना, ऐसे करके, और बहुत सारी विषय थे, बहुत सारे निवेश थे जो किसान को ये बेचो, ये बेचो, ये बेचो, और उसको बेवकूफ़ बना के बेचो। अगर ये ले लोगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, ये डाल दोगे तो इससे फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, ये कर लोगे तो इसकी ज़मीन अच्छी जुत जाएगी, ज़मीन अच्छी हो जाएगा, दुनिया भर की बातें करके हम उनकी बातों में आते गए। अपनी ज़मीन को नहीं देखा मैंने। मित्र, जिस ज़मीन में आप बीज बोते हो, जिस माँ की कोख में बीज डालते हो, उस माँ की कोख को एक बार तहे दिल से, एक बार, कि हे माँ तेरी कोख कैसी होनी चाहिए और मैंने कैसी बना दी,
तो माँ के वैभव को सजाने का नाम प्राकृतिक खेती है। और माँ का वैभव जैसे ही सज जाता है, खूबसूरत हो जाता है, बस फिर हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, सिंचाई की ज़रूरत नहीं, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं, इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं। समस्या ये है कि ये खेती का सत्य लोग समझने नहीं दे रहा। अब आप आज की तारीख में जो जैविक खेती वाले हैं, प्राकृतिक खेती वाले हैं, वो भी ये पूरा विषय कहाँ बताते हैं। बोलो, मैंने अभी एक चीज़ कही कि अगर लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे मान लो मुझे बीमारी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी बीमारी है, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, किसी ने, घर वालों ने कहा तुम डॉक्टर को दिखाया हो, और मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा। कुछ डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं, इस संसार में ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे हों, इस संसार में अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो अच्छा है उसकी कोई सुन नहीं रहा है। जैसे जो अच्छा डॉक्टर है, ईमानदार डॉक्टर है, सात्विक डॉक्टर है, चिकित्सा के व्यवसाय को ठीक से समझता है, मानव की सेवा करना चाहता है, उसके क्लिनिक पर कोई जाता नहीं है। क्यों? उसका क्लिनिक सजा हुआ नहीं है, और आदमी अंदाज़ा लगा लेता है कि यार इसके यहाँ तो कोई है नहीं, इसका मतलब ये झोला छाप है। समस्या ये, और जो हकीकत में, रियलिटी में, बाय हार्ट, बाय नॉलेज झोला छाप है, लेकिन उसका तो भाई कारोबार बहुत बड़ा है, लोग वहीं जाते हैं। और वो आपकी सामान्य बीमारी को अगर सामान्य बीमारी बता करके 1000 रुपए में ठीक कर देगा, तो उसका इतना बड़ा कारोबार कैसे चलेगा? तो आपकी बीमारी को जब तक वो बढ़ा के नहीं बोलेगा ना, तब तक 10-20 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए तो आपकी जेब से निकलने वाले हैं नहीं। यही सेम कहानी किसानों के साथ है कि किसान की बीमारी, उसके ज़मीन की, फसल की, जो कुछ किसान की समस्या है, समस्या तो यूँ चुटकी बजाने में हल होने वाली है, लेकिन नहीं साहब, वो इलाज कोई बताएगा नहीं। क्यों? किसान वहीं फंसा रहे। जब वहीं फंसा रहेगा तो ये धंधा निरंतर चलता रहेगा। और मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद, हालांकि बहुत लोग जग गए हैं, मेरी बातें सुन सुन करके देश में बहुत सारे किसान जग गए हैं। मैं एक ही अनुरोध करता हूँ, अगर आप जग गए हो, आपको कुछ समझ में आ गई है बात, तो दूसरों को जगाना शुरू करो। हमारा क्या ठिकाना, कल टपक गए तब। ये विषय, ये विचार अगर जिंदा रहेंगे आपके अंदर, तो सिलसिला आगे बढ़ेगा, अन्यथा यहीं रुक जाएगा। नमस्कार।